वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसका जिम्मेदार कौन है और हमारी हुकूमतों ने पिछले वक्त से कोई सबक सीखा है, पिछले तजर्बात से कोई सबक सीखा है और क्या आइंदा आने वाला जो मुस्तकबिल है उसके लिए हुकूमत प्लानिंग में संजीदा नजर आती है या नहीं होती है, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अच्छा ज़ैनब साहिबा, ऐसी कौन सी आप समझती हैं कि हुकूमती पॉलिसीज होनी चाहिए जो क्लाइमेट चेंज को कम करने में हमारी मददगार साबित हो सकती हैं, और एज अ शहरी, एक आम शहरी होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम इस क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से पॉलिसीज तो हमने बहुत अच्छी बनाई हुई है, ऑन पेपर बहुत हम अच्छा काम कर जाते हैं, लेकिन उन अमल नहीं पॉलिसीज है। में हम हम्म। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है सही। वो स्किप कर जाते हैं। इसके हम्म। अलावा क्योंकि अब ये सूबाई सब्जेक्ट है, ये स्कैटर्ड है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो सूबों की अकाउंटेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है कि वो किधर क्या प्लान्स है, उनके प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ये बहुत जरूरी होता है। और अभी खुशाइन बात ये है कि मैंने वजीर आजम साहब का वो बयान सुन रही थी कि इंक्रोचमेंट्स नाकाबिले कबूल होंगी, और ये काफी मिनिस्टर्स की तरफ से भी ये बयान आ रहे हैं। लेकिन उन्हीं की सो मैं हुकूमत तो इजाजत होपफुल दे हूँ, रखी है। जो ज़ैनब उन्हीं को साहिबा, उनकी इजाजत हुकूमत ने तो इजाजत मैं दी। होपफुल हूँ कि शायद प्रेशर इस दफा पड़े। देखिए, जहां तक आप बात करिए होना क्या चाहिए, तो एज अ वे फॉरवर्ड इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज बनी हुई है उनका इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बनाएं और इंक्रोचमेंट खत्म करवाएं, फॉरेस्ट एक्ट का निफाज करें, फॉरेस्ट गवर्नेंस में जो डिपार्टमेंट्स टिम्बर माफिया के साथ इन्वॉल्व है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, उधर लोगों को सैक करें और हटाएं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, लोकल गवर्नेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, उनको कैपेसिटी असेसमेंट करके देखें कि क्या उन लोगों को पता भी है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्योंकि ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अभी भी हमारे मुल्क में बहुत से लोग ये कहते हैं दिस इज नॉट क्लाइमेट चेंज, ये तो सिर्फ सिंपल फ्लड है जो आया और चला गया, दे आर नॉट एबल टू लिंक इट। इसके अलावा आपको क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है जो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, उसको कनेक्ट करें अपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। कैश ट्रांसफर हल नहीं होता, किसानों को दे दिया, आपकी ज़राअत तबाह हो रही है, उनको ऐसा मैकेनिज्म लेकर आए या सोशल प्रोटेक्शन का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के साथ कनेक्ट करके कि जो उनको सपोर्ट कर सके। फिर आपके इन्वेस्टर्स को गारंटी चाहिए होती है, क्लाइमेट रिजिलियंट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करवाएं, डेटा के साथ गारंटी दें। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब तक नहीं करेंगे हमारी कैपेसिटीज उस तरह एनहांस नहीं होती। लोकल सोल्यूशन इंप्लीमेंट करवाएं, कम्युनिटी विजडम होता है, इंडिजिनस नॉलेज होता है, उसको कहते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम में इन्वेस्ट करें। हमने तो लेकिन ज़ैनब साहिबा, करवाए कौन? इसी बात पे तो डिस्कशन हो रही है कि करवाए कौन, इसी में तो हुकूमतें संजीदा नजर नहीं आती हैं। फारानी साहब, अभी जैसे कि वजीर आजम की एक बात को कोट किया गया है कि उन्होंने कहा है कि इंक्रोचमेंट तो नाकाबिले कबूल है, लेकिन इजाजतें भी तो हुकूमत ही देती हैं। तो आपको लगता है कि हुकूमत इस जानिब कोई तवज्जो देगी, या ऐसे जो अनासिर हैं जिन्होंने आबी गुजरगाहों को मुतासिर किया है, इस तरह की सोसाइटीज बनाई हैं गैर कानूनी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या उनकी रोकथाम होगी? कोई उम्मीद रखें हम? जब तक हम कलेक्टिवली बोल्ड एग्जीक्यूशन नहीं करते और गुड गवर्नेंस की तरफ नहीं आते, इट इज ऑल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द गवर्नेंस। प्लानिंग हमारी बहुत अच्छी है, हमने बहुत अच्छे प्लान्स बनाए हुए हैं, हमने बहुत अच्छी स्कीम्स बनाई हुई हैं। अब हम जो ब्रीफिंग है, प्रेस ब्रीफिंग, वो भी हम अच्छी दे देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज उसमें क्लियर फुकदान आ रहा है। वो अब से नहीं, काफी अच्छे से हम जो कहते हैं वो करते नहीं है। अब जब ये जिस तरह बता रहे थे कि ये 2 महीने इस तरह ही हम बातचीत करते रहेंगे और उसके बाद हम दूसरे इश्यूज के ऊपर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे। बड़ी बात यह है, जो मेन वजह बन रही है कि हमारा जो मल्टी डायमेंशनल डिस्ट्रक्शन है जो हमारी नहीं होनी चाहिए एज ए नेशन, उसमें हमारा जो रिस्पॉन्स है एज ए नेशन, हमें डिस्ट्रक्ट हम होते हैं। हम कई काम कर रहे होते हैं, एक काम अभी हमारा अधूरा होता है तो 3 प्रॉब्लम्स और आ जाती हैं। उन 3 प्रॉब्लम हम हर वक्त लड़ने की हालत में ही रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल फाइट हो, चाहे वो नेशनल कैलेमिटीज का थ्रेट हो, चाहे वो यूनिटी ऑफ नेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो। हमारे जो हमारे जितने भी अदारे हैं वो दिन रात काम करते हैं, ये नहीं है कि वो काम नहीं करते। लेकिन जब आप कोई एक किस्म की जिस तरह फोकस, मतलब गवर्नमेंट किसी की भी आए, ये वो इश्यूज हैं जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट चलने चाहिए, सही। जो, और वो इस तरह नहीं चल रहे। मतलब ये जो डिफेंस हो गया, फॉरेन ऑफिस हो गया, नेशनल क्लाइमेटीज होगी, इस पे रिस्पॉन्स एनी गवर्नमेंट, कोई चेंज जो है एक प्लान बन जाता है जिसको पूरे सब लोग मिलकर इसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद इस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, दीज आर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नेशन बिल्डिंग के लिए
नेशन के लिए जो प्रोटेस्ट चलेंगे उसको कोई बंदा चेंज नहीं करेगा। ये पहली चीज तो हमें सारे मिल बैठ के फारानी साहब होल्डर है। अभी तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन क्या इस बात की उम्मीद रखी जा सकती है कि अब जहां तक ये नहज पहुंच चुकी है, जो हम नुकसानात उठा रहे हैं, दहशतगर्दी का मसला है, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, बहुत सारे चैलेंजेस का मसला है, आपको लगता है कि सियासी जमातें एक होकर बैठेंगी अब इस मामले पर कुछ संजीदगी नजर आती है, या आपको लगता है कि इसी तरह जो तकसीम सियासी जमातों में हम देखते हैं इकट्ठे होके बैठना पड़ेगा जी, इकट्ठे होके बैठना पड़ेगा। अगर हम अपनी कौम के लिए मुखलिस हैं सब, और हम जानते हैं कि हम सारे मुखलिस हैं कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, वी हैव टू, हमारी कंपल्शन है, हमारा सर्वाइवल है। अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं, अगर हम एडवांसमेंट चाहते हैं, तो हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अप्रूव्ड बाय everyone, all the citizens of Pakistan, all the parties should be together on these aspects. मजबूरी है। ठीक है, आपको मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता, मुझे आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता, इस कौम के लिए मुझे उसको अपनी फिर आवाम को इन सियासतदानों का चेहरा अच्छा नहीं लगता, हर अदारे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हर बंदे के लिए बात कर रहा हूँ। हमें अपनी कौम के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। दिस इज द ओनली आंसर। सही है, ठीक है। अच्छा गजनफर साहब, हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी दौरा चीन पर हैं, वहाँ पर बड़े अहम मामलात में वो डिस्कशन करेंगे, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में भी वो शरीक होंगे। चीन हर मुश्किल वक्त में, हर बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है। आपको लगता है कि ये जो सूरत हाल आजकल हम पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं, जो सैलाब की सूरत हाल है, चीन हमारी कुछ मदद कर सकता है इस मामले में? बात यह है कि अभी आप देखिए, हम सैलाब की बात कर रहे हैं ना, लाहौर में रावी के एक अपना प्रोजेक्ट है जो बनाया जा रहा है रावी के बेड के ऊपर, अब वहां पे पानी आ गया। अब मुझे बताइए, वो प्रोजेक्ट अगर बन जाएगा और ये जो फ्लड्स आते रहेंगे और वहां पे जो लोग जमीन खरीदेंगे, जो मकान बनाएंगे, और वो अभी वो प्रोजेक्ट जा रहा है और वो रावी के बेड के ऊपर है, उसका कोई बंद बनाया गया है साथ पानी को डाइवर्ट करने के लिए, तो उसके बाद तो गवर्नमेंट सैंक्शन मौजूद है ना, रूडा के नाम से अथॉरिटी बनाई गई। तो मुझे बताइए, पर जवाब दीजिए कि क्या हम जो पानी से जो तबाहियां हो रही हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? तो हमारे यहाँ जब तक हम खुद नहीं काम करेंगे, जब तक खुद हमारी पॉलिसीज जो है वो मुस्तकबिल से रिलेट नहीं करेंगी, जब पॉलिसीज ये सोच के नहीं बनाई जाएंगी कि मुस्तकबिल में अगर सैलाब आया, याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ और इसको, कि इंडिया ने हर दफा पानी छोड़ना है। इंडिया का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है, पाकिस्तान के आम आदमी के इंटरेस्ट को हिट करना है, ताकि जो भी हुकूमत हो उस वक्त में उसके ऊपर से अवाम का एतमाद हटाया जाए। अगर ये चीजें मुझे और आपको पता है तो ये हमारे अरबाब इख्तियार को भी पता है, तो हम उन चीजों को रोकने के लिए क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ ये कह देने से कि जी ये तो नहीं होता। इस वक्त तो पाकिस्तान में 40 डैम बन जाने चाहिए थे इस पानी के रास्ते पे। दूसरी बात है, एक प्रोविजंस आनी चाहिए थी, लॉज आने चाहिए थे कि वो तमाम सोसाइटियां जो किसी नाले के ऊपर, जो किसी गुजरगाह के ऊपर, जो किसी रिवर बेड के, वो अलाउ, वो ये चाइना तो नहीं करेगा ना आके, ये अमेरिका भी नहीं करेगा आके, ये तो हम खुद करेंगे। चाइना हमारी क्या मदद करेगा? चाइना आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर देगा, अगर आपका सैटेलाइट ठीक काम नहीं कर रहा तो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे देगा, अगर आपके पास सीस्मिक अपना डाटा नहीं है तो सीस्मिक डाटा दे देगा, आपको वेदर फोरकास्ट दे देगा। लेकिन भाई चाइना की यहाँ पे जो रिलीफ है, हमारी इस वक्त दुख की बात ये है, ये मैं आज की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे आज तक की हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, जिसमें मिलिट्री रूल भी शामिल है, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक साहब 11 साल गुजार गए, नई नई चीजें दे के चले गए, मुशर्रफ साहब भी चले गए। उनको चाहिए था कि वो अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी थी तो वो डैम बनवा देते, उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि वो अपनी पड़े रहे सिर्फ कि हमें कबूल कर लो, हमारी जो है वो जो है हमारा जो रूल है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दे। तो बात ये, अगर हम सीरियस हैं, गजनफर साहब, क्या छोटे डैम्स जो हैं वो इस सूरत हाल का कुछ हल नजर आते हैं? अगर छोटे डैम्स बना लिए जाएं, आपने क्या करना है? पानी स्टोरेज करके पानी रिलीज करना है। अब भारत का जब पानी स्टोर हो गया, उन्होंने वो रिलीज कर दिया, अब वो पानी कहाँ रुकेगा मुझे बताइए ना, उसने तो बहना है और वो जाएगा लो साइड पर। अब बात यह है कि अगर आज
अगर हमें पता है ये सब कुछ होना है, तो हम बजाय इसके कि हम ये तैयारी करें कि जब फ्लड आ जाएगा तो हम उसकी रिलीफ किस तरह करेंगे, लोगों को किस तरह निकालेगा, उससे पहले ये क्यों नहीं करते कि हम फ्लड को कंट्रोल कर लेंगे, नहीं आने देंगे। अगर आएगा तो देखिए पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर या केपी लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो उनके मवेशी होते हैं। अगर गांव में एक इंसान के पास पैसे नहीं है ना तो वो गुजारा कर लेता, अगर उसके पास गंदम पड़ी हो और उसके पास मवेशी हो तो गंदम वो रोटी वो प्याज से भी खा लेगा और मवेशी से वो दूध निकाल लेगा या कुछ करके अपना गुजारा। ठीक है, अब आप देखिए पंजाब की तस्वीरें उठा के देखिए, बिल्कुल ऐसा ही आपने बिल्कुल सही चाइना क्या फरमाया। करेगा? चाइना तो इस चीज में मदद हाँ, नहीं करेगा, चाइना टेक्नोलॉजी में मदद कर देगा, लेकिन जो हमारी अपनी नाअहलियां हैं उसमें चाइना हमारी क्या मदद कर सकता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा फरानी साहब, अब तो ये हमने देखा कि सैलाब आया, फसलें तबाह हो गई, खेत खलियान उजड़ गए, मवेशी मर गए, तो एक और बहुत बड़ा जो खदशा है वो आपको नहीं लगता कि महंगाई का भी आएगा और उससे पूरा पाकिस्तान, हर एक आदमी मुतासिर होगा? ये कितना बड़ा चैलेंज होगा आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए? फिर ये ऑलरेडी हम सोच ही कर रहे हैं, जब भी कोई इस तरह की क्राइसिस आते हैं मुल्क में, उसके बाद फौरी तौर पे ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस ऐसा आएगा जिसमें जो सैलाब वाले एरियो में तो सैलाब आया है, ये अगला क्राइसिस पूरे पाकिस्तान में आएगा। बिल्कुल, ये हर गांव में आएगा, हर शहर में आएगा। महंगाई आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। जो फसल हमारी तबाह हुई है मतलब इसमें डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगा हमारी इतनी अच्छी, और जो हम रिहैब पे लगाएंगे अभी जो कुछ, वो भी हम अपने किसी इकोनॉमी से जनरेट करेंगे। तो कहाँ से वो जनरेट होगा? ये जो बात हुई है कि सैलाब आने से पहले ये प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट कई बने थे, लेकिन पता नहीं कि कहीं ना किसी वजह से बंद होते गए हैं, चाहे वो आर्मी की गवर्नमेंट बने रहे या सिविल गवर्नमेंट रहे। लेकिन मैं एग्री करता हूँ ब्रिगेडियर गजनफर की बात है कि आर्मी अपना इन्फोर्समेंट करा सकती थी। जब जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल जिया के पीरियड में कालाबाग डैम वाला मसला जो था, वो अगर हम फोर्सफुली करना चाहते, जहां और भी कई चीजें हमने वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमसे हो जाती हैं, और हम वो ये नहीं करते कि वो अपने फायदे के लिए कर रहे होते हैं। वो तमाम फौज जो भी काम करती है वो पाकिस्तान के फायदे के लिए करती है। ये इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। अगर ये इसमें शक होता तो ब्रिगेडियर गजनफर का बेटा भी और मेरा बेटा भी फौज में ना होते। ठीक है, फौज कभी भी, जो मेजोरिटी है फौज की, जो मैक्सिमम आर्मी है आपकी, वो आपके कॉमन मैन से, आपके घरों से है। बिल्कुल ठीक। तो जब हम सब एक हैं और फौज अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है तो हर अदारा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल सही। और एक होना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा, बिल्कुल एक होना पड़ेगा। पाक फौज हमारे साथ है, हुकूमत हमारे साथ है, और साथ ही साथ जो अवाम है उसको भी सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि जिस कदर नुकसानात हम देख रहे हैं, ऐसे दिल खराश मनाजिर हैं कि यकीन नहीं आता है। क्योंकि ऐसे मनाजिर जो सैलाब के हम देखते हैं वो अक्सर मूवीज में देखे जाते हैं, लेकिन जो हकीकत में जो लोग इसको फेस कर रहे हैं उनके दुख और तकलीफ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद मुख्तार फरानी साहब और डॉक्टर ज़ैनुब नईम साहब, आपका तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। साथ ही साथ जो पंजाब में सूरत हाल चल रही है, हम देख रहे हैं कि बड़ी दिल खराश जो खबरें हैं वो सही हैं। लोग मर गए, मवेशी बह गए, फसलें उजड़ गईं, घर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तबाह हो गया। हुकूमत की जानिब से रिलीफ के काम किए जा रहे हैं, पाक फौज भी शाना बशाना है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, हमारे सीनियर नुमाइंदे सुहेल अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सुहेल, बताइएगा कि सुहेल से हम दोबारा राबता कायम करेंगे, ख़ास तौर पर जो हम पंजाब में सूरत हाल देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल देख रहे हैं, और जैसा कि अभी हमारे जो मौजूद मेहमान थे उन्होंने भी हमें यही बताया है कि ये सैलाब जो आया है ये कोई पहली दफ़ा नहीं आया, या ये जो सूरत हाल है वो यकीनन पहले से ज़्यादा संगीन ज़रूर है, ख़राब ज़रूर है, लेकिन ऐसी सूरत हाल का पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से सामना कर रहा है, बल्कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है इसी तरह की सैलाबी सूरत हाल से वो निमट रहा है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि अभी तक किसी हुकूमत की जानिब से संजीदगी से इस मामले पर तवज्जो नहीं दी गई। छोटे डैम्स नहीं बनाए गए, जो बड़े डैम्स हैं, कालाबाग डैम का मामला है वो सियासत की नज़र हो गया है। फिर अभी ये भी खबर आ रही है कि जो केपी है वहाँ पर सैलाब ने अपनी तबाहकारियाँ मचा दी हैं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल हम सबके सामने है, और ये भी बताया गया है कि मंगल और बुध को सिंध में भी सैलाब का खतरा है, और इस हवाले से जो सिंध हुकूमत की तैयारियां हैं उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।
फ्लड रूम भी कायम कर दिया गया है, जहां से सारी सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है और जो ये सैलाबी सूरत हाल है इससे जो निमटना है वो किस तरह से निमटना है, इसके आसपास की जो आबादियां हैं वहां से लोगों को इनखला करवाया जा रहा है। और वज़ीर आला सिंध भी इस हवाले से खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। उनकी जानिब से भी बताया गया है कि वज़ीर आपाशी भी इस वक्त ग्राउंड में हैं, सारी सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं कि ये जो सिंध में सैलाब का एक ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है ये मज़ीद ख़तरनाक ना हो और इससे किस तरह से निमटना होगा। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो मुल्क में इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये सैलाब पाकिस्तान में आया है इस पर जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मनाजिर हमने देखे हैं वो कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं और ये भी बड़ा अहम मामला है क्योंकि फसलें तबाह हो गई हैं, मवेशी बह गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से मुतासर हुआ है। तो इसका जो अब नुकसान है वो जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं, जो लोग मुतासर हुए हैं वो तो हुए ही हैं, लेकिन जो एक आम पाकिस्तानी है उस पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा जो आइंदा आने वाले दिनों में है। सोहेल अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। सोहेल, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा क्या इत्तलात हैं? हम जो मनाजिर देख रहे हैं वो बड़े दिल खराश हैं। अभी क्या बताया जा रहा है एनडीएमए की जानिब से? पंजाब में जो मजमूई तौर पर सैलाब की सूरत हाल है कुछ कम होने का अंदेशा है या अभी ये सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है, और बारिशों के हवाले से क्या बताया गया? जी बिल्कुल, दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है। हेड सुधनई पर जो है इस वक्त 35,351 क्यूसेक की जो है आमद है, जो इसमें अखराज जो है वो 26,351 है। इसके साथ में आपको ये बताता चलो, आज जो है माई सफूरा, मौजर, रामपुर के दीगर जो इलाके हैं इनमें जो है पानी हिफाजती बांध के साथ लग चुका है। धान और काफी एकड़ जो फसलें मुकम्मल जो है जेर आब आ चुकी हैं। दरियाए रावी में हेड सुधनई पर जो है अहम मीटिंग के फैसले किए गए हैं। मीटिंग में जो है पाक फौज अफसरान और जिलाई इंतजामिया डीसी टोपर टैक्स ने भी शिरकत की है। अच्छा सोहेल, जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू के इकदाम कैसे नजर आ रहे हैं? और जिन लोगों को इनखला करवाने के बाद कैंप्स में रखा जा रहा है उन लोगों के लिए सहूलियात हैं? क्योंकि हमने कुछ ऐसी खबरें भी पढ़ी हैं, देखी हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सहूलियात नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा, रहने की मुनासिब जगह नहीं है। तो जरा इस हवाले से भी हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू टोपर टैक्सिंग के बहुत अच्छे इकदाम यहाँ किए गए हैं। यहाँ तमाम जो है खेमे कैंप वगैरह लगाए गए हैं। रेस्क्यू फौरी जो है आवाम को तबी इमदाद भी दी जा रही है, आवाम को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर बात की जाए ना दरियाए रावी की हिफाजती बांध के बारे तो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार था जिला इंतजामिया, डीसी टोबा, असिस्टेंट कमिश्नर पीर माल नजे फिल्फ और जो है भारी मशीनरी के साथ उसका जो है काम शुरू करवाया है। लेकिन अगर बात की जाए एरिगेशन के हवाले से, एरिगेशन की नाअहली की ये मुंह बोलता सबूत है। यही काम अगर चंद रोज ये पहले किया जाता था वो बेहतर था। ठीक है। अभी जो है लोग अहले इलाका जो है उनके कहने और पर अभी सोहेल हमें ये बताइएगा अभी तक जो है वो क्या आदादो शुमार बताए गए हैं, कितने कीमती जानें इसमें चली गई हैं, और पंजाब के कौन कौन से शहर या कौन कौन से देहात हैं जो कि बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं? जैसे सियालकोट के बारे में पता चला कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इस तरह जिस तरह आपने बता रहे हैं कि ननकाना साहब हो गया, ये इस तरह बल्लो के करीब जो है ये वाकया ज्यादा पेश है। हमारा जो है जिला टोपर टैक्स में तहसील पीरमाल में ऐसा अभी तक कोई वाकया पेश नहीं आया। खुदा न खास्ता अभी जो रेला बताया जा रहा है इससे आने से मजीद जो है ज्यादातर आबादियां वो उसे मसला बनेगा भी। और ये जो हमारे हुकूमती एहलकार हैं, हुकूमती लोग हैं, वहाँ के एमपी हैं, एमएनएस हैं, वो ग्राउंड में नजर आ रहे हैं? वो देखते हैं आके रिलीफ कैंप्स की सूरत हाल, जो सैलाब की सूरत हाल है वहाँ पर क्या गुजरी है लोगों पे, वो ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं? जी मैडम साहब बहुत शुक्रिया। ऐसे अभी तक तो है मुतलका एमएनए या एमपी तो नजर नहीं आया, लेकिन अभी तो है साहब का जो एमएनए चौधरी असगर रहमान जो अभी एक कैंप पे आया था उसने विजिट किया है, आवाम की काफी जो है वो जो मसैल सुने वो नजर आए। बाकी जो है एमएनए या एमपी नजर नहीं आए बिल्कुल अभी तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल अब्बास, आपने हमें पंजाब में जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं उस हवाले से आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और पाकिस्तान इस वक्त दो महाजों पर खड़ा है। एक तरफ तबाहकुन सैलाब है जिसने लाखों लोगों को मुतासिर किया है, और दूसरी तरफ आलमी सतह पर सिफारतकारी और मईशत को संभालने का बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आज़म भी दौरा चीन पर हैं। हमारे मुआशी मुस्तकबिल के लिए संग मील ये दौरा साबित हो सकता है, और ईरान समेत खत्ते के ममालिक की मदद की भी जो पेशकश है वो इस बात की वाज़ेह दलील है कि
मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान तन्हा नहीं है। पाकिस्तान के पास अच्छे दोस्त मौजूद हैं, दोस्त ममालिक मौजूद हैं जो इसके मुश्किल वक्त में हमारा साथ देंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें भी अपने उन तजर्बात से सबक सीखना होगा जिसने हमें माजी में नुकसान पहुंचाया है, ताकि मुस्तकबिल में हम ऐसे हालात का सामना ना करें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।